अगर आप धरती के सतह में रहते हैं, बिल्कुल सरफेस में, तो आपका जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होगा, आप जो फील करेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नीचे की तरफ, क्या अगर वहां से थोड़ा ऊपर आप चले जाते हैं, क्या सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी आप फील करेंगे? अगर मान ले कि इस सरफेस में आप फील कर रहे हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, अगर आप थोड़ा ऊपर चढ़ जाते हैं यहां पर, क्या आप सेम एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करेंगे या नहीं करेंगे? हाइट के साथ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ये भी चेंज होता है। अगर ऐसा नहीं होता तो मान ले अगर यहां सरफेस में 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, यहां पर मान ले पैसिफिक ओशन के ऊपर इस जगह पे कोई आइलैंड है, वहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी कितना 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। अगर यहां से ऊपर चढ़ने से एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी नहीं घटता, मान ले अगर नहीं घटता, तो यहां से अगर थोड़ा ऊपर चढ़ते तो भी नहीं घटता, वहां से अगर थोड़ा ऊपर चढ़ते तो भी नहीं घटता। हम जस्ट कॉमन सेंस यूज कर रहे हैं। तो फिर यहां से कितने भी दूर चले जाएं, उसी लॉजिक से, सेम लॉजिक से हम ये कह सकते हैं एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी होना चाहिए था 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर्ड। क्या ऐसा होगा अगर आप अर्थ से बहुत 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 दूर चले जाते हैं और मान ले आपके आसपास कोई और प्लैनेट या फिर कोई और स्टार भी नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन आप अर्थ से बिलियंस ऑफ किलोमीटर्स दूर हैं, तो क्या इसी एक्सीलरेशन से आप अट्रैक्टेड होंगे अर्थ के तरफ? नहीं होंगे। धरती में जिस तेजी से आप धरती की तरफ गिरते हैं, एक स्पेस से बहुत दूर, अर्थ से बहुत दूर, वहां से आप अर्थ पे या अर्थ की तरफ उसी एक्सीलरेशन से प्रोसीड नहीं करेंगे। कॉमन सेंस है। तो उसी कॉमन सेंस को यूज करते हुए हम ये कह सकते हैं कि अर्थ के सरफेस से अगर हम ऊपर की तरफ चढ़ें तो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटना चाहिए। हम इसे मैथमेटिकली प्रूव करेंगे और इसके लिए जो इक्वेशन है उसे डेराइव करेंगे। तो इसके लिए सबसे पहले चलिए मान ले एक ऑब्जेक्ट जो कि सरफेस में है, यहां पर है, ये कितना एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करेगा? ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस में फील कर रहा है, इसे चलिए नाम दे देते हैं, जैसा कि हमेशा हम कहते हैं, ये है g। और एक ऑब्जेक्ट थोड़ा ऊपर, h हाइट ऊपर, तो मैं थोड़ा इसे हटा के ड्रॉ कर रहा हूं ताकि कुछ चीजें जो है मैं इसे ड्रॉ कर पाऊं। ये सरफेस से h हाइट ऊपर है, तो यहां से यहां तक का जो हाइट है, ये वाला जो हाइट है, ये h है। तो यहां हमें पता लगाना है ये यहां पर जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करेगा, चलिए वो तो g नहीं होगा, इसे g डैश्ड नाम दे देते हैं। ये जो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करेगा वो h के रेस्पेक्ट में कितना होगा? तो सबसे पहले तो देख ले, ये है सेंटर, यहां अर्थ का सेंटर, और सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया इस पॉइंट को, और उसी तरह से इसी सेंटर से हमने ज्वाइन कर दिया इस ऑब्जेक्ट को। तो अर्थ का जो रेडियस है इसे कैपिटल R से डिनोट कर रहा है। तो ये अगर कैपिटल R हुआ अर्थ का रेडियस, या फिर कहे ये जो ऑब्जेक्ट है ये सेंटर से जितना दूर है वो R है, तो फिर हम ये कह सकते हैं कि यहां से अर्थ के सेंटर से इस सरफेस तक का डिस्टेंस चूंकि R है और सरफेस से इस ऑब्जेक्ट तक का डिस्टेंस चूंकि h है, तो ये जो टोटल डिस्टेंस हो जाएगा, ये टोटल डिस्टेंस होगा R प्लस h। अब हम पता लगाएंगे कि दोनों में कितना फोर्स एक्सर्टेड होगा, इस ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स अप्लाई होगा और इस ऑब्जेक्ट में कितना फोर्स अप्लाई होगा। सबसे पहले तो पहला वाला ऑब्जेक्ट जो है, ये पहला वाला ऑब्जेक्ट, इसे 1 नाम दे देते हैं, और ये दूसरा वाला ऑब्जेक्ट 2। सो ऑब्जेक्ट 1 पे जो फोर्स अप्लाई होगा उस फोर्स को नाम दे देते हैं F1। तो इस पे फोर्स एक्ट कर रहा है, उस फोर्स का मैग्नीट्यूड है F1। तो हम कह सकते हैं कि F1 इज इक्वल टू यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू इसका जो मास है, चलिए इस मास को, इस ऑब्जेक्ट का मास को m नाम दे देते हैं। सो मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इनटू मास ऑफ अर्थ, कैपिटल M, डिवाइडेड बाय अर्थ के सेंटर से उस ऑब्जेक्ट तक का जो डिस्टेंस है, जो कि होगा अर्थ का रेडियस, सो डिवाइडेड बाय R, उसी का स्क्वायर। हमने क्या माना था, अर्थ का जो मास है
ये मास अर्थ का, ये कैपिटल M है। तो फिर ये जो ऑब्जेक्ट है ये जिस एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी से यहां नीचे की तरफ मूव करेगा, या फिर ये जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करेगा, वो अगर g होता है तो यही फोर्स F1 इसे बराबर होना होगा इस ऑब्जेक्ट का मास इनटू एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के, क्योंकि इस ऑब्जेक्ट पे फोर्स एक्ट कर रहा F1, तो F1 फोर्स अगर इस पे एक्ट करे और इसका मास अगर m हो, स्मॉल लेटर m हो, तो फिर इसे g एक्सीलरेशन से मूव करना होगा, तब जाके हम कह सकते हैं F1 इज इक्वल टू mg। तो यहीं से आगे हम कह सकते हैं कि g इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई m। सो स्मॉल लेटर g जो कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है इज इक्वल टू F1 डिवाइडेड बाई m, जो कि बराबर होगा F1 का वैल्यू अगर यहां से सब्सटीट्यूट करते हैं तो ये बराबर होगा g इंटू कैपिटल M, ये g कैपिटल G है जो कि है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, डिवाइडेड बाई r स्क्वायर्ड। तो ये तो हो गया एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का वैल्यू सरफेस में। पर यहां भी तो ये जो ऑब्जेक्ट, इसे जब ऊपर रखा गया पॉइंट 2 में रखा गया, या फिर मान ले ऑब्जेक्ट 2 ही है ये, तो यहां पर ये ऑब्जेक्ट 2 जो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी फील करेगा g डैश, क्या वो इसके बराबर होगा? नहीं होगा। तो चलिए देख लेते हैं वो किसके बराबर होगा। तो सबसे पहले हमने मान लिया इस पे जो फोर्स एक्ट कर रहा है ये है F2, तो हम F2 के लिए इक्वेशन सबसे पहले बनाएंगे। तो F2 ये किसके बराबर होना चाहिए? पिछले केस की तरह है, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट इनटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट। इस ऑब्जेक्ट का भी मास चलिए m ही मान लेते हैं, आगे चल के कैंसिल आउट हो जाएगा। जैसे ये m कैंसिल आउट हो गया था, यहां ये वाला टर्म इस m ने डिवाइड कर दिया था उसे, तो उसी तरह से ये मास भी कैंसिल आउट हो जाएगा। सो g इंटू मास ऑफ द ऑब्जेक्ट इंटू मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय उस ऑब्जेक्ट का अर्थ के सेंटर से जो डिस्टेंस है उसका स्क्वायर, जो डिस्टेंस है r प्लस h, तो r प्लस h उसका स्क्वायर। और साथ ही साथ अगर हम मानते हैं g डैश एक्सीलरेशन मिला है इस ऑब्जेक्ट को, तो हम ये कह सकते हैं कि F2 इज इक्वल टू m इंटू जी डैश। तो इसी लॉजिक से अगर हम g डैश पता करें, g डैश जो कि यहां का एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी है, h हाइट ऊपर सरफेस से, तो ये होगा F2 डिवाइडेड बाय m। तो F2 में अगर ये वाला वैल्यू हम सब्सटीट्यूट करते हैं तो ओवरऑल ये एक्सप्रेशन बन जाएगा g इंटू m डिवाइडेड बाई r प्लस h इसका होल स्क्वायर्ड। अब हम इसे कैसे एक्सप्रेस करेंगे देखें। यहां से आगे बढ़ते हुए हम कहेंगे g डैश इज इक्वल टू g इंटू m डिवाइडेड बाय, यहां से अगर r कॉमन आउट करते हैं हम, सो r को कर दिया कॉमन आउट, सो r प्लस h से अगर r कॉमन आउट होता है तो 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r हम कहेंगे, और होल स्क्वायर्ड है। देखिए पूरा टर्म स्क्वायर्ड है। अब इससे आगे g इंटू m डिवाइडेड बाय, इस r को अगर ब्रैकेट से बाहर ले जाते हैं, चूंकि यहां पर स्क्वायर है तो ये बन जाएगा r स्क्वायर्ड इंटू ये वाला टर्म इसका स्क्वायर, सो 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r होल स्क्वायर्ड। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो आप ये पाएंगे कि ये जो टर्म है ये किसके बराबर है? यहां से देखें, ये एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस पे जितना होगा उसके बराबर है। सो हम यहां से इसे सब्सटीट्यूट कर सकते हैं और आगे हम ये कह सकते हैं कि g डैश जो है ये बराबर होगा g इंटू 1 ओवर 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r होल स्क्वायर। अब फिर से एक बार देख ले, ये वाला टर्म जो है ये g के बराबर है, कंपेयर करके देख ले। तो यहीं से आगे हम ये कहेंगे ये बराबर होगा g इंटू 1 प्लस h डिवाइडेड बाय r होल टू द पावर नेगेटिव 2k। अब हम क्या करेंगे, इस टर्म को एक्सपेंड करेंगे। उससे पहले आप देख ले, जैसे कि हमें पता है कि 1 प्लस x होल टू द पावर k अगर रहता है, इसे अगर हम एक्सपेंड करते हैं, सो बाइनोमियल एक्सपेंशन में हम ये कहेंगे ये बराबर होगा 1 प्लस k इंटू एक्स प्लस k इंटू k माइनस 1 डिवाइडेड बाई 1 इंटू 2
इंटू एक्स स्क्वायर्ड प्लस इसी तरह से टर्म्स आपको मिलते रहेंगे और अगला टर्म कुछ ऐसा बनेगा। आप इसी से आगे के टर्म्स भी डिसाइड कर सकते हैं और ये सारे टर्म्स चलते रहेंगे। तो अगर हम इसे एक्सपेंड करते हैं तो देखिए हमें क्या मिलेगा अल्टीमेटली। तो यहां से हम कह सकते हैं कि हम क्या पता लगा रहे थे, जी डैश्ड। सो यही जी डैश्ड ये बराबर है जी इंटू, इसे हम करने वाले हैं एक्सपेंड। तो ये बन जाएगा देखिए 1 प्लस ये टर्म अगर x मानते हैं हम इसे और इसे अगर k मानते हैं तो हम कहेंगे ये होगा 1 प्लस -2 जो कि है k इस केस में, और x हमने इसे माना है तो h डिवाइडेड बाय r प्लस आगे के जो टर्म्स है देखिए यहां पर x स्क्वायर्ड है, x क्यूब्ड है। तो जब ये टर्म x इस केस में h डिवाइडेड बाय r, जब ये टर्म बहुत छोटा होगा, इन जनरल केसेस जैसे होता है, अगर आप अर्थ के सरफेस से 100 मीटर ऊपर चढ़ते हैं तो ये 100 मीटर h के जगह 100 मीटर और अर्थ का रेडियस जो कि 6400 किलोमीटर के आसपास है, तो ये ओवरऑल जो टर्म है ये टर्म बहुत छोटा बन जाएगा। तो उसका स्क्वायर को, उसके क्यूब को, उसके फोर्थ पावर को हम नेग्लेक्ट कर सकते हैं क्योंकि ये खुद बहुत छोटा है। तो उसी तरह से जब कंपैरेटिवली ये बहुत छोटा होगा h हाइट r के रेस्पेक्ट में, तब हम उसे इग्नोर कर सकते हैं। लेकिन अगर ऐसा नहीं हुआ, कहा गया कि अर्थ से 6000 किलोमीटर, अर्थ के सरफेस से 6000 किलोमीटर दूर, तो वो बहुत दूर हो जाएगा। अर्थ के सेंटर से सरफेस तक का डिस्टेंस 6000, वहां से फिर 6000, तो यहां पर r भी 6000 और h भी 6000 होगा। तो यहां पर h को r के रेस्पेक्ट में इग्नोर हम नहीं कर सकते हैं। इसी तरह से ये आपके डिस्क्रिप्शन पे और आपके एक्यूरेसी पे डिपेंड करेगा। आपका जो भी कंप्यूटेशन है वो कितना एक्यूरेसी डिमांड कर रहा है, उस पे डिपेंड कर रहा है कि आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करेंगे जो कि अप्रोक्सीमेशन नहीं है, जो कि रियल फॉर्मूला है, या फिर आप अप्रोक्सीमेटेड फॉर्मूला यूज करेंगे जो कि हम यहां डिराइव करके लिखने वाले हैं। तो यहां आगे हम क्या करेंगे, ये तो हम अप्रोक्सीमेशन कर रहे हैं। कब इन केस ऑफ ये जो h है ये h r से बहुत छोटा हो, तो इस केस में आगे के टर्म्स को h डिवाइडेड बाय r टू द पावर 2 टू द पावर 3 4 एटसेट्रा, इन सब को हम कर देंगे इग्नोर। तो हमें मिल गया कुछ ऐसा एक फॉर्म। तो हम इसे कुछ ऐसे भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, ये बराबर होगा g इंटू 1 माइनस 2h डिवाइडेड बाय r। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। और ध्यान रखिए यहां पर हमने अप्रॉक्सीमेशन कंसीडर किया है, ये बिल्कुल एक्यूरेट नहीं है। ये तभी एप्लीकेबल होगा जब h का वैल्यू r के रेस्पेक्ट में बहुत बहुत छोटा हो। अब ये जो बहुत बहुत छोटा ये चीज है, इसका कोई भी हार्ड एंड फास्ट रूल या कोई लाइनिंग नहीं है कि आप कहेंगे यहां से बड़ा h हुआ तो फिर हम इसे कंसीडर नहीं करेंगे r से बहुत छोटा, या फिर इससे छोटा हुआ तो हम कंसीडर करेंगे ये r से बहुत बहुत छोटा हुआ। ऐसा कुछ नहीं है। ये डिपेंड करता है, मैं फिर से बता रहा हूं, आपके प्रेसिशन पे। आपका जो एक्सपेरिमेंट है वो कितना प्रेसिशन डिमांड कर रहा है। हो सकता है कुछ साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट्स में या फिर ड्यूरिंग द प्रोजेक्शन ऑफ सैटेलाइट, इन सारे केसेस में हो सकता है कि हम 100 किलोमीटर में अप्रॉक्सीमेशन ना कंसीडर करें। 100 किलोमीटर भी बहुत बड़ा हो, डेफिनेटली 6400 किलोमीटर के रेस्पेक्ट में 100 किलोमीटर काफी बड़ा होगा कुछ लोगों के लिए। सो वो कंप्यूट करेंगे उसे, यहीं पर फॉर्मूला अप्लाई करेंगे ये वाला, और वो कंप्यूट करेंगे उसे, वो कंसीडर करेंगे h को कि h काफी बड़ा है, और ये जो टर्म्स आएगा, ये जो छोटे छोटे टर्म्स आएंगे, इन्हें इग्नोर नहीं किया जाएगा। लेकिन हो सकता है कि हमारे लिए हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं और हमारा जो एक्सपेरिमेंट है वो उतना प्रिसीजन डिमांड नहीं कर रहा है, तो फिर हम क्या करेंगे, हम ये वाला फॉर्मूला अप्लाई कर सकते हैं। तो मैं फिर से बता रहा हूं, कोई हार्ड एंड फास्ट रूल है नहीं, ये आपको डिसाइड करना होगा।
और अगर मान ले आपसे कोई ऐसा कह रहा है कि मैं एक जस्ट रफ एग्जांपल बता रहा हूं कि 30 किलोमीटर तक h अगर 30 किलोमीटर होता है तो मान ले कि वो r से बहुत छोटा होगा, उससे बड़ा हुआ तो फिर मान ले कि वो नहीं है। मतलब वो कहना चाहता है 30 किलोमीटर तक आप ये वाला फॉर्मूला अप्लाई करें और उससे ज्यादा हुआ तो ये वाला अप्लाई करें। तो भाई 30 किलोमीटर और 1 मीटर में क्या होगा? अगर मैं कहूं 30 किलोमीटर जो कि 30,000 मीटर है तो 30,000 1 मीटर में कौन सा फॉर्मूला अप्लाई करेंगे? ये वाला करेंगे या ये वाला करेंगे? बस 1 मीटर में पूरा फॉर्मूला बदल जाएगा, पूरा ब्रह्मांड का नियम बदल जाएगा। ऐसी बात नहीं है, ये सही फॉर्म है, ये अप्रॉक्सीमेटेड वर्जन है। तो चलिए मैं आगे बढ़ रहा हूं, इसमें हमने बहुत बात कर लिया, इससे पहले भी इस तरह के टॉपिक्स में हम काफी बात कर चुके हैं। तो आगे बढ़ते हैं। अब इस फॉर्मूला को हम कुछ ऐसे भी लिख सकते हैं कि जी डैश्ड इज इक्वल टू, मल्टीप्लाई कर दे यहां पर जी इंटू 1 इज इक्वल टू जी माइनस 2h इंटू जी डिवाइडेड बाय आर। तो यहां से हम कह सकते हैं कि g माइनस जी डैश्ड, इस जी डैश्ड को इधर ले जाए राइट हैंड साइड में, और ये वाला जो टर्म है इसे अगर लेफ्ट हैंड साइड में ले जाए, फिर अगर स्विचिंग करते हैं हम तो हमें मिलेगा g माइनस जी डैश्ड इज इक्वल टू 2hg डिवाइडेड बाय r। ये क्या है? ये है कि अर्थ के सरफेस में यहां पर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g है, हम सर्टेन हाइट ऊपर, h हाइट ऊपर, हमने देखा यहां एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी g डैश्ड है, तो g माइनस जी डैश्ड है चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। सो चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी वो है इतना। तो इसे हम कुछ ऐसे भी कह सकते हैं कि एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो चेंज होता है वो होगा 2hg डिवाइडेड बाय r के बराबर। तो हम इसे कुछ ऐसे भी कंसीडर कर सकते हैं, ये g एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी सरफेस में है, ये कांस्टेंट है r, और 2 तो न्यूमेरिक वैल्यू है, प्योर न्यूमेरिक वैल्यू। h ये वैरी कर रहा है, तो हम कह सकते हैं कि चेंज इन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी इज प्रोपोर्शनल टू h। तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का जो चेंज होगा वो h के साथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। अगर 100 मीटर ऊपर एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी मान ले कुछ घटता है, x अमाउंट घटता है, तो और 100 मीटर चढ़ेंगे तो और x अमाउंट घटेगा। अगर आप बहुत प्रिसाइजली मेजर करेंगे तो नहीं, दोनों बराबर नहीं घटेगा, क्योंकि हमने यहां पर अप्रोक्सीमेशन कंसीडर किया है ना, हमने अप्रोक्सीमेटेड कर दिया, हमने ये कंसीडर किया कि h जो है r से बहुत छोटा है, इसीलिए हमें ऐसा दिख रहा है। लेकिन जितना डिस्टेंस बढ़ते जाएगा आपको समझ में आएगा कि ये प्रोपोर्शनलिटी होल्ड नहीं करेगा, ये प्रोपोर्शनलिटी बहुत छोटे डिस्टेंसेस के लिए होल्ड करेगा। तो 100 मीटर ऊपर अगर x अमाउंट ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है तो और 100 मीटर अगर आप ऊपर चढ़ेंगे तो और x घटेगा, और 100 मीटर चढ़ेंगे तो और x घटेगा। इस तरह से आप इसका बिहेवियर देख पाएंगे। तो ये था एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का चेंज हाइट के रेस्पेक्ट में। तो हाइट जब हम बढ़ाते हैं तो एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी घटता है, जितना ऊपर चढ़ेंगे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी उतना घटेगा।